क्या? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। टल्ली होके गिरने से समझे हमने ग्रेविट समझी हमने ग्रेविटी। खत्म ग्रेविटेशन। टल्ली होके गिरने से समझी हमने ग्रेविटी। ये गाना नहीं सुने हो? यार ये यार तुम दूसरे ही दुनिया में रहते हो। वेरी बैड। हाँ, बताओ। बहुत बताओ तन्मय। बोतल नहीं है? देखो कोई बच्चा के पास ही बोतल है। तुम्हारे पास बोतल नहीं है। मार्कर और भिजवा दो। पानी जब पीते हैं हम यहाँ का, मेरा तबीयत खराब हो जाता है। क्या करके देता है, थूक के देता है कि पता नहीं क्या करके देता है। अगर अच्छा पानी पिला सको तो भेज देना। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा है? क्वेश्चंस कराते हैं। पढ़ पढ़ा दीजिए। चलो अभी इस तरह का हमको फील आता है कि मेरे सामने बहुत सारा लोग ऐसे कर कर रहा है। पढ़ाते हैं आते हैं। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों का रिजल्ट तो एक दूसरे से मैच करता है ना बहुत सारा। ये तो पता ही होगा तुमको। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल हो जिसका मास m हो, और एक दूसरी पार्टिकल यहाँ हो और इसका मास m हो, और इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन r हो। अब इन दोनों की वेलोसिटी शुरू में 0 है। इनके बीच का सेपरेशन जब घटेगा, ये सेपरेशन घट के मान लो पहले 2r था, r हो गया। इन दोनों में स्पीड आ जाएगी नहीं आ जाएगी? जब सेपरेशन घट जाएगा, इनमें स्पीड आ जाएगी ना। तो दोनों का स्पीड m और 2m का सेम होगा अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। किसका स्पीड ज्यादा होगा? है? 2m है ना, 2m 2 लगा हुआ उसका ज्यादा होगा ना। जो छोटा होता है उसका बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी मान लो उस वक्त v1 है जो बड़ा है, सही बोला है तुमने। और इसके स्पीड को मान लो v2 है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? v रिलेटिव इस मोमेंट पे कितना होगा? v1 प्लस, ये निकाल के बता दो ये कितना होगा। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किसी के पास मॉड्यूल है क्या ग्रेविटेशन का? मॉड्यूल अगर है तो दे दो। है मॉड्यूल है ग्रेविटेशन का वो? तुम फिर इसको दे दो। हाँ है। दो पार्टिकल को म्यूचुअल अट्रैक्शन के लिए छोड़ दिया ना, तो सेपरेशन पहले 2r था, घट के r हो गया, तो इन दोनों में स्पीड आ जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालना है। देखो ग्रेविटेशन कई पार्ट में है। तो स्टार्टिंग का जो ग्रेविटेशन का पार्ट है वो प्योर मैकेनिक्स है, तो सेंटर ऑफ मास ये सब लगता है उसमें। थोड़ा सा बाद में जो प्लेनेटरी मोशन है केपलर्स लॉ, उसमें लगता है ग्रेविटेशन जिसकी बात तुम कर रहे हो। शुरू में तो वही लगेगा ना, मैकेनिक्स ही लगेगा उसमें। चलो तुम एकदम छोटा छोटा चीज तुमसे पूछते हैं। मत करो मत, पागल।
ग्रेविटेशन इज वेरी बिग टॉपिक, बिकॉज इसमें बहुत सारे मतलब ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी से बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए हम लोग जब इसको पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा समय इसमें लगाते हैं। थोड़ा सा इसलिए निपट जाता है जल्दी क्योंकि इसका इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ा चुके होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला बहुत सारा रिजल्ट इसमें यूज हो जाता है। इसको कैसे करोगे? इन ए सिंगल लाइन। एक्चुअली जो सिस्टम की एनर्जी होती है उसको कैसे लिखा करते हैं? एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यही तो होता है। अब इसमें सेंटर ऑफ मास की एनर्जी कितनी होगी बताओ? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की एनर्जी कितनी होगी? सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी ना होगा और कौन सा एनर्जी होगा? सेंटर ऑफ मास है मतलब एक ही पार्टिकल है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा? काइनेटिक ही आएगा। तो सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ ऑफ 3m इंटू VCM स्क्वायर। VCM कितना है? VCM VR है। साले इतना मुक्का मारेंगे ना। म्यूचुअल अट्रैक्शन से चल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या है? जीरो। ये सब समझते नहीं हो तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट में ही तो रहेगा। सेंटर ऑफ मास खुद की एनर्जी कितनी है? जीरो है। तो एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम और एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दोनों में कौन बड़ा होगा? एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम इन CM फ्रेम प्लस एनर्जी ऑफ CM, एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही तो ग्राउंड फ्रेम का एनर्जी होता है सिस्टम का। अब ये कितना है यहाँ? फिर ये दोनों क्या होगा? ग्राउंड फ्रेम का एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एनर्जी दोनों क्या होगा? क्योंकि CM खुद सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट में है, जीरो जीरो फ्रेम है, जीरो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ये दोनों बराबर होगा ना। और ये वाला कितना होता है? CM फ्रेम में बाइनरी सिस्टम का एनर्जी क्या लिखते हो? हाफ ऑफ म्यू इंटू V रिलेटिव का स्क्वायर, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और V मतलब इमेज और रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, चचा मामा नाना। ये है सिस्टम की एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब देखो, जब यहाँ पर ये सिस्टम था, इस सिस्टम की जो एनर्जी थी वो प्योरली किस फॉर्म में थी? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, नो ग्रेविटेशनल। और जब यहाँ पर आए तो काइनेटिक प्लस क्या है? इसका मतलब पोटेंशियल जी यहाँ से आने में घटा है कि बढ़ा है? पोटेंशियल जी बिल्कुल सही बात है, घटा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या चाहता है? चिपकना। तो दूरी घटी है ना, तो उसका क्या हुआ है? बौखलाहट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? बेचैनी कम हुआ है। इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हुई है? स्टेबिलिटी बढ़ी है। फिर एनर्जी क्या किया है? रिलीज किया है, कॉन्फ़िगरेशन वाली एनर्जी रिलीज किया। वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल जी में डिक्रीमेंट हुआ है वही किसमें कन्वर्ट हुआ है? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ ऑफ म्यू ऑफ V रिलेटिव का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर डिक्रीज है तो क्या करेंगे? कितने से डिक्रीज किया है? इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल? इनिशियल कितना है? पोटेंशियल जी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। mgh ना, mgh भी तो एक होता था, mgh, मैंगो गोट हॉर्स। ये देखो, ये इनिशियल कितना होगा? माइनस ऑफ जी मतलब माइनस ऑफ 2gm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। हाँ, और फिर माइनस ऑफ 2gm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सीधे निकल गया ना। तुमको अलग अलग V1 V2 निकालने की भी कोई जरूरत, एक लाइन में सीधे आंसर। अच्छा चलो ये बताओ, इसको जल्दी से करके बताओ। जैसे तुमको बोला जाएगा कि दो पार्टिकल है, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है। एक पॉइंट पे बीच में निकालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो है तो
अगर ये P न्यूट्रल पॉइंट है तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इफ P इज ए न्यूट्रल पॉइंट। M और 9m कर दो उसको। तो दोनों के बीच का सेपरेशन D। देन फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P इफ इट इज ए न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है। ये अभी ला के रखा है क्या? ये अभी ला के रखा है? तुम लोग देखे नहीं? ग्रेविटेशनल फील्ड को जीरो कर कैसे करोगे? कहां पर होता है ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो? ग्राउंड पर, सेंटर ऑफ मास पर। तो भोंक देंगे। इसको M1 M2 मानते हैं, इनके बीच का दूरी D होता है। अच्छा चलो ये बताओ, जैसे मान लो को ना अंदर से ना वो गरियाने का मन कर रहा है, खुद गाड़ी है। ये दो चार्ज अपना कैसे, तुम इतना खराब कैसे कोई कर सकता है? दो चार्ज Q1 Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन D है। कोई एक पॉइंट होता है ना जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अगर मान लो Q1 से दूरी को x माने तो x कितना होता है? अब इसको निकालने के लिए क्या तुम ये करोगे, इसका फील्ड यहाँ x दूरी पर क्या होगा, क्या Q1 बाई एक्स स्क्वायर। और इसकी फील्ड कितनी होती है, के Q2 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ी लिखने जाओगे, लिखने जाओगे तो x आ ही जाएगा, याद रहना चाहिए ना ये। इसका फील्ड इधर की तरफ, इसकी तरफ फील्ड तो ये आएगा यार, डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये सब याद रहना चाहिए। तो 1 प्लस कितना, ये दूरी कहाँ से लिया मैंने, Q1 से। तो ऊपर कौन आएगा, Q2, नीचे कौन आएगा, Q1, फिर इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। ये तो मॉड्यूल का सवाल इतना ज्यादा मॉड्यूल में इसके ऊपर है कि अगर तुम इसको याद नहीं करोगे ना तो बार बार इतना बार आएगा कि तुम खुद परेशान हो जाओगे, खुद याद हो जाएगा। बार बार आता है ना ये, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ यूज करके। इसीलिए तो मॉड्यूल सॉल्व करना चाहिए ना, बच्चे को हर चीज का आइडिया लग जाता है। तो जैसे जिस तरह का लॉ ग्रेविटेशनल वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओबे करता है, वही लॉ तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी करता है। यहाँ भी ग्रेविटेशनल फील्ड तो वही जीरो होगा ना, उसी डिस्टेंस पे जीरो होगा। बस चार्ज की जगह क्या हो जाएगा, मास। तो अगर मैं यहाँ से दूरी को x मानू तो x में कितना आएगा, d डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस 4 आ जाएगा ना। ये 4 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया, d/4। ये 3d/4। यही न्यूट्रल पॉइंट है, यहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। तो अब यहाँ पूछ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट मास की वजह से m मास की पोटेंशियल r दूरी पर कितनी होती है, माइनस ऑफ gm/r। तो इस m का क्या होगा, माइनस ऑफ 4gm/r माइनस ऑफ 4gm डिवाइडेड बाई r, नहीं थी, डिवाइडेड बाई माइनस 4gm/3d। ये 12 हो जाएगा और ये 3d हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 16gm डिवाइडेड बाई। लिख लो, 6 पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मास m, 6 पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मास m, 6 पार्टिकल ऑफ identical mass m are moving moving in uniform circular motion, are moving in uniform circular motion of radius capital R, of radius capital R, under mutual gravitational attraction, under mutual gravitational attraction, under mutual gravitational attraction, under mutual gravitational attraction. Find the speed of the particle. Find the speed of the particle.
देखो, पहले तो वो पार्टिकल जो है, जितने ही पार्टिकल है सब सर्कल पे चल रहे हैं, तो सर्कल पे उनकी पोजीशनिंग कहाँ होगी, मतलब कहाँ रखोगे उन सारे पार्टिकल। ज्यादा बड़ा सर्कल बना दिया, डायमेट्रिकली अपोजिट, दो ही पार्टिकल, बाकी चार, क्योंकि 6 पार्टिकल्स है ना रेगुलर हेक्सागन में। ऐसा नहीं करने से क्या होगा, अगर रेगुलर हेक्सागन में नहीं रखेंगे तब तो किस में चलेगा, इलिप्टिकल में। अगर रेगुलर हेक्सागन में नहीं रखेंगे तो किस में चलेगा, इससे क्या दिक्कत होगी, क्यों रख रहे हैं। तुमने बोला तो कि रेगुलर हेक्सागन में रखेंगे, और तुम्हारा आंसर भी सही है, बट क्यों बोला है, क्या बोल रहे हो, अब नहीं बोलेंगे, जो बोला उसको वापस ले रहे हैं। नहीं, इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, कोई पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है तो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, उस पर तो फोर्स रहता है। क्या बोल रहे हो तुमको तो गोली मार देने का मन कर रहा है मेरा। बताते हो कि नहीं। टकरा जाएगा तो कॉलिजन हो जाएगा। हाँ चलिए, देखो, अगर ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, अगर एन पार्टिकल है ना, तो ये सब एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स पर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस पर नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर नहीं होगा, मतलब फोर्स का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नॉन जीरो कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग आ गया, फिर उसकी स्पीड क्या कर जाएगी, वेरी करने लगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सिंपल सा रीजन है, वो तभी होगा ना जैसा कंडीशन इसने बोला है, जब वो रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स पे पार्टिकल्स रहेगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, बस मैंने मॉड्यूल में जो देखा वो करा दिया, या इसमें इतने क्वेश्चन है कि ओलंपियाड तक के इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, बट उतनी करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे बाइनरी सेटेलाइट पढ़ा होगा, वैसे टर्शियरी सेटेलाइट भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें ये देखो, ये रेडियस कितनी आर है ना ये, तो आप किसी एक पार्टिकल को लेकर के क्या करोगे, तुमको ये सब पता होना चाहिए। डायनामिक्स की इक्वेशन लिखोगे कि वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन का नेट फोर्स किधर है, उसी फोर्स को किसके बराबर कर दोगे, एम ए के बराबर। वही तो डायनामिक्स होता है, ए कितना है, वी स्क्वायर बाई आर, वही वी ऑर्बिट स्पीड है उसका, वी आ जाएगा, आएगा कि नहीं। बट उसके लिए इस पर लगने वाला नेट फोर्स देखना पड़ेगा ना, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं किसी एक पार्टिकल पर, 3। अरे कमजोरी, 5 फोर्स लगेगा ना, 6 पार्टिकल है तो इस पे छोड़ के बाकी पांचों मिलके लगाएगा ना। तो ये जो फोर्स लगाएगा, ये जो लगाएगा, क्या वो इधर लगाएगा, ये ऐसे नहीं लगाता है, इसी को बोलते हैं ना किरचॉफ्स लॉ। ये इधर नहीं लगाएगा, इधर लगाएगा, फिर ये वाला इधर लगाएगा, ये पार्टिकल ऐसे, और फिर ये वाला इधर लगाएगा, वो तेरी की साला वो फोर्स लग गया, तो मतलब प्राण निकल जाएगा इसमें। देखता हूँ कैसे निकालते हो ये सारे फोर्सेस का नेट। और एक फोर्स इसमें ऐसे लगेगा, उसमें मॉड्यूल में दिया हुआ था वो क्वेश्चन, स्क्वायर दिया हुआ था, तो हमने उसको हेक्सागन बना दिया। अब तुम जब निकालोगे ना, तो ये 1 2 3 4 5 पांचों का रिजल्टेंट किधर आएगा, अपने आप ऊपर आएगा। वो कितना आएगा वो लिख लो, वो किसके टर्म में आएगा, कैपिटल जी एम और आर के टर्म में आएगा, उसको एम ए के बराबर कर दो, इसका मास एम है तो एफ ई की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ वेक्टर एडिशन लगेगा ना, ये स्केलर एडिशन, ये टेंसर एडिशन। इससे बात करें, रामकली से बात करते हैं, रामकली भी गलत बनाएगी। बताओ, तुम लोग अपना काम करो, डू योर वर्क, माइंड योर बिजनेस। रामकली सुबह में नाश्ता में क्या मिलता है स्कूल में,
स्कूल में मिलता है ना, हॉस्टल में मिलता होगा स्कूल के, कि तुम लोग बाहर रोड पे खाने जाती है। हॉस्टल में क्या, वही तो पूछ रहा है क्या, फिर माइंड योर बिजनेस। बताओ। है, हर एक दिन का बताओ, मंडे से लेके संडे तक। दिखाओ। साला कौन डिश है, अबे बताओ ना। चकुली। चकुली, एक पिकोली और चकुली। चीला, चिल्का। चीला तो होता है, चीला बोलते हैं उसको, वो जो मूंग मूंग का बनता है, या उसका बनता है, उसको ग्राइंड करके बनता है, वही ना। हाँ, उसको चीला बोलते हैं, चीला नहीं। चीला मतलब छीलना। उसको चीला बोलते हैं, तुम सर्च कर लो गूगल पे। और पिकोले क्या होता है? हाँ। अच्छा चलो, ये बहुत ही भयंकर नाश्ता था, इसको छोड़ दो। अब लंच बताओ। भातो। यहाँ पर लोग भातो बहुत खाते हैं नहीं, और भातो खा के पूरा भातो निकाल लेते हैं। हर आदमी का पेट निकला हो रहता है यहाँ, साला। हम डरे हुए रहते हैं कहीं हमारा ना निकल जाए। डर के मारे भातो नहीं खाते। तुम लोग नहीं निकालोगे, गैंडो। देखो, ये हेक्सागन है तो ये वाली लंबाई कितनी होगी? ये हैदर अली सर, आर होगा ना ये? तो ये आर है, तो बताओ, ये वाला जो फोर्स है एफ मान लेते हैं इसको, तो ये एफ एक्चुअल में कितना होगा? जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार से बच्चों, ये वाला फोर्स कितना होगा, ये एफ के टर्म में बताओ। अगर ये आर है तो ये कितना होगा? रूट थ्री आर होगा। तो फिर ये एफ है तो ये कितना होगा? एफ बाई थ्री। अरे मुक्का मार देंगे मर जाओगे ससुर, एफ बाई थ्री नहीं होगा ये? फिर ये वाला फोर्स कितना होगा, ये दूरी कितनी है? टू आर है वो, सिंपल है। यहां से आर, यहां से आर, आर, आर प्लस आर बराबर आर स्क्वायर। तो टू आर है तो ये कितना होगा, एफ बाई टू। अभी हमको चक्कर जैसा आया था। ये एफ बाई फोर, ये कितना होगा, ये एफ बाई थ्री, और ये, और इन सबको जोड़ दो। जैसे एफ प्लस एफ बाई थ्री, फोर एफ बाई थ्री, फोर एफ बाई थ्री प्लस एफ बाई फोर, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, सबको जोड़ दो, नेट फोर्स आ जाएगा। है, वैसे नहीं होगा। इसको शक हो रहा है कि नहीं, ऐसे तो नहीं होता था। जब एफ लिखा रहता तो कुछ होता था जो हमको नहीं आता है। देखो, इस एफ और इस एफ के बीच का एंगल कितना है? ये वाला एफ और ये वाला एफ कितना है? कैसे पता, प्रोटेक्टर से नापते हो उसको। 120 होता है ना, तो एफ और एफ का रिजल्टेंट कितना होगा इन दोनों का? एफ ही होगा, और कहां से पास करेगा? भाई सेक्टर लाइन से। समझ रहे हो, सारी चीजें बेसिक है। पूरा पेपर बेसिक सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बैठ के मेरे साथ तुम ट्राई मार लो, मेरे बात पे भरोसा नहीं करते हो तो। ये एफ एफ कितना होगा, एफ होगा कि नहीं? इसी पे आके लेटेगा कि नहीं है? अब ये एफ और एफ बाई फोर पैरेलल है, एफ प्लस एफ बाई स्केलर एडिशन हो जाएगा। बचा कौन पागल, ये दोनों ना। इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। एफ बाई थ्री, एफ बाई थ्री, पक्का सोच लो। अरे बोलो भाई। ये एक दो तीन चार, 120/4 कितना होता है? 30 होता है ना, 30 नहीं होता है? ये 30 30 कितना हुआ? तो एफ बाई थ्री का रिजल्टेंट कितना होगा? एफ बाई थ्री के बीच का एंगल 60 है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा? एफ बाई रूट थ्री, रूट थ्री टाइम्स हो जाता है, तो रूट थ्री टाइम्स ऑफ एफ बाई थ्री, एफ बाई रूट थ्री। तो देखो वो भी यही लेट गया, और ये कितना हो गया, एफ बाई रूट थ्री। अब इन तीनों का स्केलर सम हो जाएगा ना, तो कितना आएगा, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का कोफिशियंट आएगा,
1/√3 प्लस 1/4 प्लस 1 यही आएगा ना। एंड दिस इज m × v² भाई यार। अब कुछ अगर इसमें बच गया तो बता दो और निकालने का आंसर आ गया। इसी को मेंटली कोई बच्चा करेगा तो उसको 10 से 15 सेकंड लगेगा इसका आंसर निकालने में। क्या है उसमें? कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये करो, एक रॉड ले लो ऐसे। दिस इज रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास, राइट? थिन रॉड, रॉड में तो थिन रॉड ही होता है तुम्हारे कोर्स में। और एक दूसरी थिन रॉड यहाँ है, जिस तुमने जो क्लास में जब पिछली बार ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, जो क्वेश्चन करा होगा उसको थोड़ा बदल के देना चाहिए ना, वही नहीं देना चाहिए। उसमें तुमने किया होगा कि यहाँ रॉड है और यहाँ पॉइंट मास है, पढ़ा ही नहीं थे। कोई बात नहीं, तो ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मास ले लेते हैं, इसका मास m है। और एक रॉड है, इस रॉड का मास भी टोटल m मान लो, m है टोटल। और इस रॉड की लंबाई मान लो l है। और इस रॉड से इस पॉइंट मास की दूरी भी l है। या एक काम करो, एक रिजल्ट बता देते, ये दूरी r1 और इस एंड से ये दूरी r2। अब इन दोनों के बीच फोर्स निकालो। ये रॉड इस पॉइंट मास पे कितना फोर्स लगा रहा है, या फिर ये पॉइंट मास इस रॉड पे कितना फोर्स लगा रहा है। बोथ आर सेम थिंग। हमको लगा कि तुम रिवीजन के लिए बोल रहे हो कि एक बार बता दीजिए क्योंकि पेपर में आ रहा है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तब न्यूक्लियर फिजिक्स का असाइनमेंट मिला है। देख के इसमें लग रहा है कि आसान आसान क्वेश्चन जितना था, चुन चुन के आसान डाला है। बोतल में ही दे दे भाई, बोतल जो प्लास्टिक वाला आता है ना। हाँ, पैसा तो ले लो, पैसा मेरे से लो, पैसा लो। रुको, दे रहे हैं, मोबाइल से ट्रांसफर कर देते हैं। इधर आओ, अंदर आओ, कम हियर। इधर आओ, आओगे तभी ना पास का वाईफाई से पैसा ट्रांसफर होगा। बस उतना ही तो रखो, रहो बस यहीं। देखना कैसे ट्रांसफर होगा, इधर से निकल के इसमें जाएगा। बताओ तो अपना वाईफाई का नंबर। हम्म। अबे तो कुछ बताओगे तभी ना भेजेंगे। कुछ तो बताओ। सुनीता, अनीता, रवीना, करीना।
बोलो। तन्मय, तन्मय डालने से नहीं आएगा इसमें। दिख रहा न्यू यूपीआई आईडी, बोल रहा है कि मारो इसको पटक के। फ्रॉड है। नंबर बताओ, नंबर। 77356386। यही ना, यही है। इसे लिख रहा है सुनीता देवी नाम। कितना पैसा बोला है तुमको? 0.6 रुपीज, 0.06 रुपीज। बोलो। मेरी मर्जी। कितना में देता है पानी? कितना में? तुम लोग देखेगा नहीं थे? कितना में देता है? हो जाएगा ना? पूरा पानी का ड्राम हो जाएगा ना? फ्रीज का मतलब है, फ्रीज का नहीं। जाओ 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 जाओ, चला गया, चला गया तन्मय। हाँ। जीएम, जीएम स्क्वायर बाई। हाँ, ये ऐसा आ रहा है क्या? जीएम स्क्वायर इंटू 1/r1 - 1/r2। यही आ रहा है। हाँ, यही आएगा। इसमें क्या करना है? यहाँ से x दूरी पर जाके एक एलिमेंट लेना है जिसकी लंबाई कितनी है, dx। और फिर ये एलिमेंटल मास पॉइंट मास बन गया, इसके इसके बीच फोर्स लिख लेना है। और उस फोर्स को इंटीग्रेट कर देना है विदाउट टेकिंग कंपोनेंट, क्योंकि हर एलिमेंटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसलिए कंपोनेंट में लेने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स कितना आएगा? जीएम इंटू इसका मास कितना होगा? m/r2 - r1 dx, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई दोनों मास के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये दूरी r2 है ना पगलेट। r2 - x होल। इसको इंटीग्रेट करोगे और x की लिमिट कहां से कहां होगी? जीरो से लेके, जीरो से लेके r2 - r1। देखो तो ये करने आता है तुमको? हैदर अली सर का इंटीग्रेशन। 1/x का स्क्वायर। 1/x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1/x क्यूब। GM² / r2 - r1। और ये आ जाएगा -1/r2 - x, फिर एक और माइनस आएगा, हो जाएगा 1/r2 - x। जहां पर x की लिमिट कहां से कहां होगी रे? जीरो से लेके r2 - r1। इसको डाल और देखो आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नोबेल प्राइज जीत सकता है। आया, वो वाला आया। अभी जो लिख रहा था वो करके बता। एक रॉड ले ले यहाँ, और दूसरी रॉड ले ली यहाँ। इस रॉड की लंबाई एल, इस रॉड की लंबाई एल। इस रॉड की मास डेंसिटी मतलब केजी पर मीटर लैम्डा है। इसकी भी मास डेंसिटी केजी पर मीटर लैम्डा है। और इन दोनों के बीच की दूरी भी एल है।
तो इन दोनों रॉड के बीच कितना फोर्स लगेगा वो बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना। चिंपांजी। सब लोग अपना काम करो, माइंड योर बिजनेस। चलो बताओ तुम, लंच में क्या मिलता है? नहीं बता रहे, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो तन्मय को पैसा ही नहीं गया, कौन पे लिख रहा है कि इसको पैसा नहीं देंगे? फिर एक बार और भेज देते हैं। चला गया। हम्म, बताओ। जीएम स्क्वायर बाई टू। गलत। फंक्शन ही कुछ और आएगा इसमें। जो तुम जीएम स्क्वायर बाई 12 ऐसा बता रहे हो ना, अलजेब्रिक फंक्शन है वो, अलजेब्रिक नहीं आएगा, कुछ और फंक्शन आ जाएगा। क्या करें इनका, इसलिए को क्या करोगे? एक काम ये कर सकते हो कि इसमें तो दो एलिमेंट बनाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ से एक्स दूरी पर आके यहाँ एक एलिमेंटवा लोगे, इसकी लंबाइया कितनी है, dx। और वैसे ही यहाँ से एक दूसरा वेरिएबल और लेना पड़ेगा। हम्म, 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 और ये दूरी y है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, dy। या फिर इससे बचना है तो ये भी यूज कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा। बिना दो वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल लेके आ जाएगा, दिमाग लगाओ। ये जो दिया ना फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे कई काम हो जाते हैं। तो अब देखो, इसके और इसके बीच का फोर्स लिखना है, तो वो कितना होगा, जी लैम्डा इंटू, मतलब जी लैम्डा स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये जी एम वन एम टू हो गया ना, एंड दिस इज डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं है, वाई माइनस एक्स का। फिर से अच्छी बात यह है कि सारे फोर्स की डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है। हर डी एफ सब पैरेलल है। तो विदाउट टेकिंग एनी कंपोनेंट वी नीड टू इंटीग्रेट डायरेक्टली। तो ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, बट इसमें दो बार लगाना पड़ेगा ना, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो एक्स और, हाँ, इसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट करना चाहते हो तो एक्स बराबर जीरो से लेके कहा, एल। फिर वाई बराबर कहां से कहा, वाई यहां से मेजर किए हो ना, वाई बराबर कहां से कहां होगा, जीरो से। वाई कहां से कहां होगा, वाई
12 से तो मुक्का मारने लगे, घर बुला के खाना पर बहुत मारना चाहिए तुमको। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, पहले ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, इसको पहले जब करोगे तो y को कांस्टेंट मान लो, मतलब x के वक्त x के विद रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते से y को क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। फिर जो इंटीग्रेशन आएगा x का इंटीग्रेशन करने पर x के रेस्पेक्ट में किसका फंक्शन आएगा, जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो y को कांस्टेंट मानोगे तो उसके बाद किसका फंक्शन आएगा, y का आएगा, फिर y के रेस्पेक्ट में कर देना तो आंसर नहीं आ जाएगा। करो। ऐसे ही करते हैं। देखो एक ही बार में दोनों आ गए। कौन कौन सर मैथ पढ़ाते थे तुमको, हैदर अली सर और सर नहीं पढ़ाते थे कोई मैथ, अग्रवाल सर, गौरव, देखो ये गौरव सर और ये हैदर अली सर, दोनों एक ही में आ गए। और एक बार वॉल्यूम में इंटीग्रेशन करेंगे, कोई तीसरा मास्टर था कि नहीं, कौन था, विकास सर, तू भी आ जाएंगे। उसको ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तुम तो पिछले क्लास में एबसेंट थी, अभी जस्ट घर से आई हो क्या, प्रेजेंट थी तुम, हमको तो लग रहा है कि तुमको 6 महीना पहले देखे हैं, उसके बाद दिखी ही नहीं हो तुम। इस साला इतना जोर से हमको प्यास लगा हुआ था, हमारा पैसा भी ले लिया, हमको पानी भी नहीं दिया, कहाँ जाए हमने आए के लिए, कोर्ट, हाई कोर्ट। अरे पगला, रुला देगा क्या। ये लगता है पानी का फैक्ट्री बनाने लगा। y बराबर 2l 2 3l, और ये पूरा कितना होगा, इसको तो बाहर निकाल दे इस गरीब को, और यहाँ पर कितना बचेगा, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो पता है कितना आएगा, ये पता है, ये आएगा -1/y -x, यहाँ +1 हो जाएगा, क्योंकि -x का फिर -1 आएगा ना, और फिर इसकी लिमिट होगी, और वो लिमिट किसकी होगी, x की, कहां से कहां, हाँ, और ये लिमिट डालने के बाद तब यहाँ पर क्या रखोगे, dy। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब बताओ, अब ये कितना आएगा, बहुत मासूम बच्चा था, कुछ नहीं समझा, ऐसी मासूम की बीवी भाग जाती है। y फ्रॉम 2l to 3l, और यहाँ पर कितना रखोगे बोलो, x को रखोगे 0 तो कितना बचेगा, 1/y -1/y-l, और किसके रेस्पेक्ट में, dy। इसके बाद, हाँ इसलिए बोला था कि ln दूसरा फंक्शन आएगा, ln नहीं आता है, तो ये dy ln y हो जाएगा ना, ln पहला टर्म हो जाएगा ln(3/2), और माइनस ऑफ, इसको तो बाहर भगा दो, और y माइनस एल इज अगेन ln y-l, है ना, ln y-l का वैल्यू कितना आएगा, कहां से कहां, 2l से 3l, 3l डालोगे तो 2l, मतलब ln2 आएगा ये, देख लो ये कितना आएगा, ln2, फिर ln में माइनस रहता है तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना वो, सॉरी यार सॉरी, तो ln 3/2/ln2 कितना आएगा, ln(3/3/4), उल्टा लिखे हैं ये, ln 1/2 है, हाँ तो
मतलब ये कितना आएगा ये बताओ ना फाइनली। मतलब मैं ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ y माइनस एल। अच्छा यहां से गलत लिखा है, ये बोल रहे हो? तो ये आएगा x जीरो डालने पे आएगा, और x की वैल्यू l डालने पर 1 बाई। हाँ तो सही तो लिखा है। अच्छा दिस माइनस दिस है, ये बोल रहे हो? अरे कैंडो, ऐसा, ऐसा और ऐसा, और यहाँ पर कितना आएगा? ln 2 ना। हम्म, ये कितना आएगा ln ऑफ 4 बाई। हाँ सही बात है, इसको पॉजिटिव आना चाहिए। ये, ये, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड डायरेक्शन। अब वो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, अगर आ रहा है इसका तो हम राम लाल है। इसमें बम है क्या रामकली? देखो तो, ब्लिंक कर रहा है। क्या पूछे तुमसे हम, तुम तो पगले हो। देखो, तुमको ये पता है सेल थ्योरम समझते हो? सेल थ्योरम, सेल थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, समझते हो ना? हाँ सेल मतलब कोशिका, थ्योरम मतलब प्रमेय, कोशिका प्रमेय। सेल थ्योरम जरूर पढ़ोगे गॉस लॉ में, या उससे पहले भी। इंड्यूस चार्ज, साला नाला का पानी भर के दे दिया है क्या? सेल थ्योरम पढ़े होगे कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है, क्या है? स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर, तो मतलब क्या होता है? उस पे अगर हम चार्ज दे दें तो अंदर फील्ड क्या होती है, और बाहर क्या होता है? हाँ बाहर फील्ड। हाँ मतलब पूरा सेल कैसा बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज की तरह, प्लस दैट सेंटर, सेंटर ऑफ सम अनदर हॉलो स्फीयर। उसी के सेंटर पे रखेंगे ना उसको, पॉइंट चार्ज की तरह वो ऐड करेगा। तो इसमें क्या कंडीशन होता है? जो चार्ज होना चाहिए सेल पे, जो चार्ज मैंने बोला कि सेल पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा स्फेरिकल सेल पे, वो यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? क्या कंपलसरी है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए? क्या नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये चीज बोल सकते हैं कि नहीं? रेडियो को कैसे बोल जाता है? देखो, अगर थीन सेल है, थीन थीन स्फेरिकल सेल है, तो उस केस में बोलना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि वह जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो 3 वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, आर थीटा फाई का, फाई तो आता नहीं है, आर थीटा बस बोल दो, एंगल का नहीं तो आर का। तो अगर वो थीन स्फेरिकल सेल है तो उसमें थीटा इसके साथ ही वेरी करेगा ना। तो अगर थीटा के साथ वेरी कर गया रो या सिग्मा जो भी है, तो फिर वो नॉन, तब वो सेल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। आर के साथ वेरी कर सकता है, क्योंकि आर के साथ वेरी करेगा ना, आर का फंक्शन अगर होगा रेडियल डिस्टेंस का, तो आर पे जाके जब डी आर एलिमेंट लोगे तो फिर एक्सेल बनेगा। तो फिर उस, अब वो थीटा का फंक्शन नहीं है, फाई का फंक्शन नहीं है, तो उस पर्टिकुलर आर पे जाके तो फिर से वो रो सिग्मा कांस्टेंट ही हो जाएगा ना। तुम नहीं समझे बात। इसी को लिखा रहता है स्फेरिकली सिमेट्रिक मास है, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब यही होता है कि चार्ज डेंसिटी मस्ट बी फंक्शन ऑफ आर, बट इट मस्ट नॉट बी फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। वो केवल किस पे डिपेंड करना चाहिए? जैसे तुमने बोला कि नहीं यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो स्टेटमेंट थोड़ा गलत था। तुमको ये बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, आप जो पूछना चाह रहे हो ना उसका आंसर ये है कि चार्ज स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए तो सेल थ्योरम लगेगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होगा तो सेल थ्योरम नहीं लगेगा, ये उसका आंसर है। स्फेरिकली सिमेट्रिक का ये वही होता है। अब जैसे मान लो कि मैं तुमको बोलूं कि हमारे पास एक ये ऐसे सॉलिड स्फीयर है, क्या है? सॉलिड स्फीयर है। अब इस सॉलिड स्फीयर का मान लो कि टोटल मास है कैपिटल है,
और इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस है अर्थ है, अर्थ मान लेते हैं, एबी मान लेते हैं, इसकी रेडियस को आर ही मान लेते हैं। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो सरफेस पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक, उसको कैसे निकालते हो, एक फॉर्मूला मत।
अंदर तो बाहर जाने से जी बढ़ा कि घटा? बाहर जाने से घटा। लिनियरली कि नॉन लिनियरली? है नॉन लिनियरली घटा ना। अब अंदर आने से बताओ घटा कि बढ़ा? मतलब मैक्सिमम कहाँ होता है? हाँ तो वैल्यू बताओ इसका। यहाँ जी डैश का वैल्यू यहाँ। देखो कभी मैंने याद नहीं किया बट याद अपने आप हो गया है। जी डैश आएगा यहाँ पर जी इंटू 1 - h/r विदाउट मेकिंग एनी अप्रोक्सीमेशन। इस पे लीनियर कब आता है? जब अप्रोक्सीमेशन मारते हैं, नहीं तो नॉन लीनियर होता है। बट अंदर वाला में विदाउट मेकिंग अप्रोक्सीमेशन अपने आप लीनियर आएगा। उसका रीजन ये है, देखो ये जो अंदर का पॉइंट है ना, इसके लिए दो तरह के सेल बनेंगे, छिलका स्फेरिकल सेल। एक वो जो इसके इधर होगा, बना देता हूँ ऐसा नहीं होगा। और एक सेल ऐसा होगा ना, देखो ऐसा भी इन्फानाइट सेल होगा यहाँ से यहाँ, और ऐसा भी इन्फानाइट सेल होगा यहाँ यहाँ। बट ये जितनी भी सेल्स बनेगी, ऐसी वाली, ऐसी वाली, ऐसी वाली, इन सब की फील्ड यहाँ कितनी हो? जीरो। यानी कि वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा फील्ड में, जी में। केवल कंट्रीब्यूट कौन करेगा? यहाँ से लेके यहाँ वाला, और यहाँ से लेके यहाँ जितनी भी सेल है ना, उन सबके लिए ये पॉइंट कहाँ का कहलाएगा? आउटसाइड का, सरफेस आउटसाइड का कहलाएगा। तो जितनी भी सेल यहाँ बनेगी यहाँ से यहाँ तक, वो सब क्या बन जाएगी? पॉइंट मास प्लेस्ड एट रेस्पेक्टिव। मतलब फिर से gm/r² आंसर हो जाएगा। बट अब की बार बस m कौन होगा? इसके अंदर का मास। अब समझे कुछ? इसी को बोलते थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, उसका फील दिला दिया। अंदर का चार्ज लेते थे ना, वैसे इसमें किसका लेते हैं? अंदर का मास, क्योंकि बाहर वाला कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इतना ही मास लेना है। अब ये मास कितना होगा बताओ तो? यहां से यहाँ की दूरी पे डिपेंड करेगा ना। ये दूरी कितनी है? आर ई माइनस, तो ये मास कितना होगा? टोटल एम ई भाई आर ई क्यूब, वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा ना वो। तो टोटल एम ई बाई आर ई का क्यूब इंटू आर ई माइनस एच का क्यूब, और डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना होगा? वेरी गुड। जी डैश हो जाएगा जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब इंटू आर ई माइनस एच का, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच का। अब देखो ये एक से उड़ जाएगा, और ये जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को क्या जी बोलते हैं ना, और एक आर ई यहां से बचा, उसको इसमें घुसेर दो तो कितना आएगा? तो ऊपर जाने से भी घटता है, नीचे जाने से भी घटता है। बट ऊपर जाने से नॉन लीनियरली घटता है, और नीचे जाने से लीनियरली घटता है। बट मैक्सिमम कहाँ होता है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ तुमको कि सॉलिड स्फीयर है ये। और इस सॉलिड स्फीयर का मास मान लो एम ही है, एम लिख देते हैं। और इसके अंदर एक कैविटी ऐसे बनी हुई है। ये कैविटी हमेशा दो तरह की हो सकती है। एक कैविटी, मतलब कैविटी जो बनाएंगे हम, कैविटी ऐसी होगी, मतलब सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकती है। बट मैं ये कहना चाह रहा था कि अब इस रिजल्टिंग बॉडी की वजह से, जो कैविटी के काटने के बाद जो ये मास बचा सॉलिड स्फीयर के अंदर, इसकी वजह से फील्ड या पोटेंशियल पूछा जाता है। वो दो पॉइंट पे पूछा जा सकता है, एक तो कैविटी के अंदर, और तो दूसरा कैविटी के बाहर। किधर पूछे बोलो? अंदर। तुम साले हो बंदर, पहले बाहर निकालो तब अंदर निकालो। मान लो ओरिजिनल सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस था वो आर था, और इस सॉलिड स्फीयर की अनकट मास एम थी। मतलब जब नहीं काटा था तो मास कितनी थी? एम। अभी काट के निकाल दिया है उसमें से। तो इसका सेंटर मान लो C1 है, इसकी सेंटर C2 है। C1 C2 को जो मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन पर ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। अगर सरफेस से उस पॉइंट P की दूरी R हो तो फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P।
है क्या? मतलब सॉलिड स्फीयर का मास m था, ये जो था ना m, काटने के बाद का मास नहीं था। जब नहीं काटा था ना इसको, तब m था। इसको काट के यहाँ से निकाल दिया, बहुत दूर फेंक दिया, यहाँ से ऐसा फेंका रहा और किलम जा गिरा ये। तो अब ये जो बचा हुआ मास है ना ऐसे, इस बचे हुए मास की यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल चाहिए। हम्म, क्या निकालू मैं, बोलो, फील्ड निकालू पोटेंशियल निकालू? है, फील्ड निकालू। देखो आपसे याद नहीं है इसलिए बोलो। तो देखो, इसमें इसका फंडा तुमको पता ही है ना, इसमें काटोगे तो ये वाली मास एक्चुअली होगी कितनी, रेडियस इसकी r/2 है ना, 1/8 हो जाएगा, वॉल्यूम में होता है ना। तो ये मास m था, तो ये कितना हो जाएगा, इसको m/8 और -m/8 दोनों से भरोगे ना, क्योंकि खाली है वो, और बचा हुआ ये मास कितना होगा, 7m/8। तो 7m/8 और +m/8 मिलकर कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बन गया, जो इस पॉइंट के लिए कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट मास प्लस डेड सेंटर। तो इस 7m/8 +m/8 की फील्ड यहाँ पर इधर की तरफ होगी। तुमको पता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड रेडियली इनवर्ट होगा, क्योंकि कैसा होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, तो हमेशा रेडियली इनवर्ट होगा। तो इस m का 7m/8 +m/8 की फील्ड इधर होगी ना, और कितनी होगी वो, gm/4r²। अब इसमें जो बचा वो क्या है, व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, नेगेटिव मास। तो नेगेटिव मास का फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउट, तो वो फील्ड इधर होगा ना, और वो नेगेटिव मास भी अपने आप में एक सॉलिड स्फीयर भी है, यही है, और ये पॉइंट फिर से उसके लिए आउटसाइड है। तो फिर से वो नेगेटिव मास वाला सॉलिड स्फीयर भी कैसा एक्ट करेगा, पॉइंट मास की तरह, है ना। तो उसकी कितनी हो जाएगी फील्ड, g × m m/8 है ना, तो ये कितना होगा, Gm/32r², ना, नहीं होगा, डिस्टेंस तो वही है, नहीं वो नहीं, सॉरी सॉरी, gm/m की जगह m/8 लिखोगे, बाद में नीचे 8 लिख देता हूँ, और डिस्टेंस r² कितना होगा, 2r - r/2, 2r - r/2 कितना होगा, 9r²/4 ना, 4 ऊपर जाएगा, 2 मतलब 18 आएगा, 18 एंड दिस इज m, gm/18r²। नेट फील्ड आ जाएगा, ये ज्यादा है और ये कम है, इसमें से इसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, नेट फील्ड आ जाएगी। पोटेंशियल और आसान है, पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता है, पोटेंशियल कितना आएगा, -(gm/हाउ मच) हुआ, वेरी गुड। और नेगेटिव मास का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दैट इज gm/8, 8 ना, 3r/2, समझ गए। अब बस अगले क्लास में आएंगे, इस कैविटी के अंदर ही फील्ड पोटेंशियल इनसाइड कैविटी।